नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डरावना और ऊपर से आप लोगों को एक मैसेज देने वाला होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हॉन्टेड प्लेस है या ये कोई भूतिया जगह है, यहाँ पे बहुत सारे कांड हो चुके हैं, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं ऐसे स्टंट मारने के लिए कि हम तो नहीं डरते हैं किसी भी भूत प्रेत से या कोई भी चीज़ों से, या बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं उन सारी चीज़ों को और वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद उनके साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है। चलिए बिना घुमाए फिराए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है शिबू नाम के एक लड़के से। शिबू नाम का लड़का जो कि मुंबई का ही रहने वाला था और वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा खासा कर रहा था। शिबू पेशे से एक इंजीनियर था। उसके घर वालों की यही ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने, क्योंकि जो शिबू था ना, उसके डैड भी इंजीनियर ही थे, तो उनका खानदानी था। लेकिन जो शिबू था ना, उसकी जो बोलते हैं ना कि उसकी ख्वाहिश कुछ और थी, उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना था। लेकिन बैड लक की वजह से या जो भी बोलो या घर वालों की प्रेशर की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाया। उसको मजबूरी में इंजीनियर बनना पड़ा। आखिर वो करना क्या चाहता था वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो शिबू है ना, वो नासिक के अंदर एक छोटा सा गांव आता है, वहाँ का रहने वाला है। लेकिन उसकी पूरी फैमिली स्टार्टिंग से ही, उसके बचपन से ही मुंबई में रहा करते थे। लेकिन जो शिबू था वो अपने बचपन के 5-6 साल अपने दादा दादी के साथ गुजारा था। जब शिबू ने 5-6 साल बचपन के अपने दादा के साथ गुजारा था, उस टाइम पे जो शिबू के दादाजी थे ना, वो खेती किया करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे और बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाते थे। ये सारी चीज़ें ना शिबू को बहुत अट्रैक्ट करती थी। उसको ऐसा लगता था कि वाह यार, दादाजी कितना अच्छा काम करते हैं। और दादाजी उसको सिखाते भी थे, बेटा देखो ये पेड़ ऐसे लगाते हैं, ऐसे पानी देते हैं, ऐसे सारी चीज़ों की प्रोसेस होती है। तो शिबू को बहुत अच्छा लगता था, बहुत उसको दिलचस्पी होती थी जानने के लिए और उसको काम करने में भी बहुत मज़ा आता था। तो जो भी 5-6 साल बचपन में अपने गाँव में रहा था, उस टाइम पे वो अपने दादाजी के साथ मस्त खेती वेती करता था और प्लांट्स लगाता था और सब्जियां उगाता था। उसकी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन तभी उसके डैड आते हैं मुंबई से और उसको मुंबई लेके चले जाते हैं। बोलते हैं कि अभी हमारी जो स्थिति है मुंबई में सही है, मेरा भी जॉब अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं शिबू को लेके जाता हूँ। उसकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि ये लोग नासिक के अंदर एक छोटे से गाँव के रहने वाले थे। ऐसा ही होता है, शिबू को मुंबई ला दिया जाता है, लेकिन उसका मुंबई आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वैसे ही खराब मन से मुंबई में आता है, अपने मॉम डैड के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। उसके मॉम डैड ने बचपन से उसके दिमाग में डाल के रखा था, बेटा देखो बड़े होना है तो कुछ भी नहीं करना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है। क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, उसके पापा बोलते थे तुमको भी इंजीनियर बनना है और इंजीनियर की लाइफ अच्छी होती है, एक जॉब सिक्योर रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको लगता था कि यार मैं इंजीनियरिंग कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वो प्रेशर की वजह से पढ़ते पढ़ते करते करते उसने इंजीनियरिंग निकाल ही लिया था। लेकिन उसको जॉब करते हुए 1-2 साल हो भी गए थे, 1.5-2 साल तो करीब हो गए थे इंजीनियरिंग में जॉब करते हुए। लेकिन उसका मन जो है ना, वो नहीं लग रहा था वो काम करने के लिए। वो सोच रहा था मैं ये काम करने के लिए बना ही नहीं हूँ कि मैं किसी के अंडर में काम करूँ, और ये काम मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे तो खेती करना पसंद है, फार्मिंग पसंद है, तो मैं वो सब करूँगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अपने जो उसके दोस्त लोग थे उन लोग से भी डिस्कस करता था। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था अमन नाम का, उससे भी बार बार यही बातें बोलता था, अमन यार मुझे नहीं रहना मुंबई में, मुझे कहीं किसी छोटे से गाँव में जाना है, मुझे अपने गाँव में जाना है, वहाँ पर मुझे अच्छी से अपनी लाइफ जीनी है, मुझे मुंबई नहीं जम रही है। बचपन से अभी तक मैं अच्छे से नहीं रह पा रहा हूँ, अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाया खुद को यहाँ पे। तो अमन बोलता है लेकिन यार तू अच्छा खासा इंजीनियर है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तू ये सब कुछ छोड़ के गांव क्यों जाना चाहता है यार। ये सब देख अच्छी लगती है चीज़ें, लेकिन बुढ़ापे में भी तो कर सकता है, जवानी में भी तू ये सब काम कर, बुढ़ापा एक बार आएगा तो फिर वो सब आराम से कर लेगा। तो बोलता है ये शिबू कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है मेरे से। अगर मैं गांव में जाता हूँ नासिक में, तो वहाँ पे दादाजी तो है नहीं, दादाजी की मृत्यु हो गई है और दादी जी की भी मृत्यु हो चुकी है। वहाँ पे मेरे बड़े पापा और उनके खानदान वाले रहते हैं जो कि खेत वेत के लेकर बहुत लड़ाई वड़ाई करते हैं। तो वहाँ पे जाना तो पॉसिबल है नहीं, और वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज करेंगे, वापस से वहाँ से बुला लेंगे। मुझे नहीं रहना मुंबई में, मुझे कहीं अलग जाना है, किसी छोटे से गाँव में जाना है। तो अमन बोलता है देख यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरे दुख को समझता हूँ। अगर तुझे सच में कहीं जाना है, तुझे छोटे से गांव में जाना है, तो मैं तुझे एक गांव सजेस्ट कर सकता हूँ।
तो ये बोलता है सेबू की कौन सा गांव बता यार, बहुत खुश रहता है। तो अमन बोलता है कि मेरी मासी का गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है टोलापुर नाम का। वो बहुत ही छोटा सा गांव है और वहाँ पे मोस्टली लोग सिर्फ फार्मिंग ही करते हैं। वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, उससे ही कमाते हैं, उससे ही खाते हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छी खासी निकलती है वहाँ पे। तो ये बोलता है कि हाँ यार, तो फिर तो मुझे वैसी ही लाइफ चाहिए, मुझे वैसी जगह पे ही जाना है। तो अमन बोलता है एक काम कर, मैं तुझे गांव का पूरा एड्रेस दे देता हूँ और जो मेरी मौसी हैं उनका नंबर भी दे देता हूँ। तू चाहे तो 2-4-10 दिन मेरे मासी के घर पे रह भी सकता है और उसके बाद अपना खुद का घर लेके रेंट वेंट पे या जो भी करके, और तू वहाँ पे किसी दूसरों के खेत में काम करना और उसके बाद पैसे आएंगे तो खुद का खेत खरीद के वहाँ पे तो अपनी लाइफ अच्छी खासी जी सकता है। तो जो सेबू था वो बहुत खुश रहता है, बोलता है कि हाँ यार मुझे ऐसा ही करना है, लेकिन मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे। तो वो ऐसा ही करता है, अपने घर वालों को बिना बताए अपना बैग पैक करता है और बोलता है कि मैं जॉब के लिए कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, मेरी जो कंपनी है मुझे आउट ऑफ कंट्री भेज रही है, तो मैं 1 साल का वहाँ पे रहेगा मेरा काम, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। तो घर वाले खुश होते हैं इसके सेबू के कि वाह हमारे लड़के का प्रमोशन हो गया और वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, वहाँ पे ज़्यादा सैलरी होगी, उसकी लाइफ तो फिर बहुत अच्छी होगी। तो घर वाले मना नहीं करते हैं, लेकिन घर वालों को रत्ती भर भी भनक नहीं था कि ये किसी छोटे से गाँव में जा रहा है। ऐसा ही करता है, अपना पूरा सामान वामान पैक करता है और ये निकल जाता है उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में जाने के लिए। मस्त ट्रेन पकड़ता है मुंबई से, यही कल्याण से पकड़ता है और कल्याण से पकड़ के वो टोलापुर में पहुंच जाता है। एक्चुअली टोलापुर में नहीं पहुंचता है, टोलापुर से पहले एक स्टेशन आता है, बड़ा स्टेशन है वो, जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी अभी। वहाँ पे उतरता है और वहाँ से वो ऑटो बुक करके उस गाँव में पहुँचता है। उस गांव में पहुंचता है तो उस गांव को देखते से ही इतना ज़्यादा खुश होता है ना वो, मतलब क्या बताऊं आपको, इतना खुश होता है, उसको लगता है कि मेरे को जन्नत मिल गया, मैं जो चाहता था ज़िंदगी भर से मुझे वो मिल गया। इतनी खुशी होती है पूरी वादियाँ देखते हुए, खेत देखते हुए, मस्त खेती लगे हुए हैं, कहीं गोभी के पेड़ लगे हुए हैं, कहीं धान उग रहा है, तो कहीं अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, कहीं आम के पेड़ लगे हुए हैं। सारे पेड़ पौधे देख के मंदमुग्ध हो जाता है। बिल्कुल खुश होते होते वो फाइनली उस एड्रेस से पहुंच जाता है जो अमन के मौसी का घर था। अमन के मौसी के घर को देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अमन के मौसी का घर कच्चा मकान था, ऊपर से खपड़ा वाला टाइप का था। घर तो बहुत बड़ा था, ये कच्चा मकान था। वो देख के इतना खुश होता है, सोचते वाओ, जो मैं बचपन में अपने गांव में 1-2 घर देखा करता था, ये तो पूरा गांव वैसा ही लग रहा है। और ये कच्चा मकान है, मिट्टी के घर है, कितना सुंदर, स्मेल देखो कितनी अच्छी आ रही है, यहाँ पे एक फ्रेशनेस लग रही है। वो वहाँ पे मस्त देसी खाना खाता है, भाजी रोटी खाता है और अपनी लाइफ वहाँ पे जीना स्टार्ट कर देता है। मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। मासी के घर से 8-10 दिन में कहीं और शिफ्ट हो जाता है, दूसरा घर किसी और का रेंट पे लेके, एक छोटी सी झोपड़ी टाइप का ही घर था, वहाँ पे लेके रहने लगता है। उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी निकल रही, दूसरों के खेत में काम करता था, दूसरों से खेती कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखता था। ऐसा करते करते उसको 1-1.5 साल हो गए वहाँ पर रहते रहते। घर वाले रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा कब आओगे, तुम्हारे कब का टिकट है यहाँ पर मुंबई वापस आने का। वो बोलता था कि अभी थोड़ा टाइम और है, ये लोग उसके बाद मेरा ट्रांसफर सीधा मुंबई में ही कर देंगे। अपने घर वालों से रोज झूठ बोलता था। ऐसा करते करते उसको टाइम हो गया और ये टाइम आया कोरोना के टाइम का। कोरोना का जो टाइम आया ना, पूरे इंडिया में पूरा पैंडेमिक का जो टाइम चल रहा था, पूरे इंडिया से बाहर के कंट्रीज में भी लोग इतने परेशान थे, एकदम ज़्यादा ही फैला हुआ था। उस टाइम पे अब सेबू घबराता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई भी फैमिली वाला यहाँ पे कोई कुछ नहीं है और मैं अकेले गांव में रह रहा हूँ। अगर मुझे कुछ कोरोना ना हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा, मेरे को आखिरी बार देखने वाला भी कोई नहीं है मेरा अपना। वो बहुत डरने लगता है। उसको लगता है फिर कि नहीं यार, इतने छोटे गाँव में कोरोना थोड़ी आएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो उसका डर था ना, वो सच साबित तब होता है जब 5 लेबर कोई दूसरी बड़े शहर से, दिल्ली से, वहाँ पे उस गांव में आते हैं और वो लोग पूरे गांव में कोरोना फैला देते हैं। वो लोग आते हैं, क्वारंटाइन नहीं होते हैं और पूरे गांव में, छोटा सा गांव था, इतना लोग ध्यान देते नहीं है, पूरे गांव में अच्छा खासा कोरोना फैल जाता है। अब
अब शिबू डरने लगता है कि अब तो इस गांव में बहुत ज़्यादा ही फैल गया, तो मैं क्या करूँ, कैसे मुझे घर जाना पड़ेगा, कैसे भी मुंबई में अपने घर वालों साथ रहूँगा तो ये सब तो ज़िंदगी में बुढ़ापे में भी कर लूँगा। सही बोलता था अमन, मुझे घर जाना चाहिए। उसको घर वालों की कुछ ज़्यादा ही याद आने लगी, तो गाँव वालों से बात करता है, कुछ थोड़ी बहुत लोगों से दोस्ती हो गई थी कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे ट्रेन लेना है, मैं कहाँ से कैसे लूँ। तो जो उसका दोस्त था ना गांव में एक श्यामलाल, वो क्या बोलता है कि देख यार, तू ट्रेन तो अपने स्टेशन जो है, अपने गांव का टोलापुर वाला जो स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन नहीं ले सकता। ये बोलता है क्यों नहीं ले सकता वहाँ से, तो वो बोलता है लड़का जो श्यामलाल था वो, कि वहाँ पे तो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो स्टेशन भूतिया है। सेबू बोलते हैं भूतिया स्टेशन, क्या बकवास कर रहा है, लोग आते जाते तो रहते हैं। तो बोलता है वो लड़का जो उसका दोस्त था श्यामलाल कि तूने कब देखा है लोगों को आते जाते हुए, वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेन आती है, वो भी शाम के 7 बजे से लेके 12 बजे से पहले कभी भी आ सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही ट्रेन आती है इस गांव के स्टेशन पे। और तूने देखा भी होगा स्टेशन है भी नहीं प्रॉपर, वो सिर्फ रेलवे ट्रैक बना हुआ है और लोग खड़े रहते हैं और वहाँ पे ट्रेन रुकती है, चढ़ जाते हैं। रेलवे स्टेशन भी नहीं है प्रॉपर, तूने देखा होगा। तो ये बोलता है कि हाँ वो तो रेलवे स्टेशन है भी नहीं। तो ये बोलता है श्यामलाल की एक काम कर, तू दूसरे शहर जा और दूसरे शहर से ट्रेन ले और मुंबई के लिए निकल जा। ये बोलता है दूसरे शहर में जाऊंगा तो फिर मुझे लोग क्वारंटीन कर देंगे कि इतने टाइम मतलब कहाँ से आया है, और पता चला तो 7 दिन लोग कहीं और रखेंगे, 7 दिन कहीं और रहना पड़ेगा, फिर मुंबई जाऊंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इस गांव से निकलना बहुत ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे इतना लोग नहीं जानते, इतना लोग नहीं आते हैं। श्यामलाल बोलता है देख भाई, तुझे मैं उस स्टेशन के बारे में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा, इसलिए तुझे बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। तो वो बोलता है शिबू नहीं यार नहीं डरूंगा, बता ना, मैं मानता हूँ भूत प्रेत लेकिन इतना नहीं डरता। तो वो बताता है श्यामलाल कि वो जो स्टेशन है ना, वहाँ पे 12 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं चलती, क्योंकि वहाँ की पटरियों पे एक लाल साड़ी पहन के एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक औरत ऐसी रेलवे ट्रैक पे चलती रहती है। कोई भी ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो उस ट्रेन का या तो एक्सीडेंट हो जाता है, या तो कोई ना कोई जो उसको देखता है उसके अंदर मनुष्यत लग जाती है। इसीलिए 12 बजे के बाद यहाँ पे ट्रेन लोगों ने चलाना बंद कर दिए हैं, उससे पहले ही ट्रेन यहाँ से गुजरती है। और वो जो प्लेटफॉर्म है, जो स्टेशन है, जो भी प्रॉपर बना भी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। वहाँ पे और भी भूतों का बोलते हैं कि वास है, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है शाम एक बार हो गया तो ये बोलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा। तो श्यामलाल बोलता है देख भाई, तुझे बता दिया हूँ मैंने, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान, क्योंकि वो स्टेशन भूतिया तो है। तो शिबू थोड़ा डर जाता है, सोचता है मैं फिर कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। 1-2 दिन अपने माइंड से निकाल लेता है कि इस गांव से मैं मुंबई जाऊंगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था कंट्रोल। उसे लग रहा था कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना ही है। वो ऐसा वक्त था ही यार, हर इंसान, जो इंसान इंडिया से बाहर भी था या इंडिया में भी था, वो इंसान कहीं पर भी अपनी फैमिली से दूर था तो वो इंसान चाह रहा था कि एक बार अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए, उसके बाद मौत भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक इंसान सोच रहा था, वैसा शिबू भी सोच रहा था। वो सोचता है कि मैं बिना किसी को बताए एक काम करता हूँ, कल शाम को स्टेशन में पहुँच जाता हूँ और वहाँ पे पहुँच के अपना ट्रेन का वेट करने लगूँगा, ट्रेन आएगी तो मैं चला जाऊँगा वहाँ पे अपने मुंबई। तो ऐसा ही करता है। जो कल का शाम था उस दिन वो 6 बजे करीब उस स्टेशन में पहुँच जाता है, जो छोटा मोटा टूटा फूटा स्टेशन था। वहाँ पे एक टूटी फूटी टाइप की बेंच लगी हुई थी और वहाँ पे एक धीरे धीरे चलने वाला पंखा भी लगा हुआ था। वहाँ पे जाके बैठ जाता है और वेट करने लगता है कि अब ट्रेन आएगी, लेकिन ट्रेन आ नहीं रही थी। उसे समझ में नहीं आता, मालगाड़ी तो गई थी 1-2, लेकिन एकदम स्पीड में चली गई, वहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी, सिर्फ एक ही ट्रेन रुकती थी। तो ये बहुत वेट कर रहा है, देख रहा है कि 2 लोग और स्टेशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो लोग अंधेरा होने से पहले ही वहाँ से चले गए। तो सोचता है कि मैं अकेले बैठा रहूँगा क्या। अपने दोस्त अमन को फ़ोन लगाता है, बोलता है कि सारी चीज़ें बताता है, बोलता है कि यार मैं मुंबई आ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हो गई है और मैं स्टेशन बैठा हूँ और लोग बोलते हैं भूता स्टेशन है, बहुत डर लग रहा है। तो अमन बोलता है क्या भूत होती यार, ये सब नई चीज़ें होती हैं, देख ट्रेन आएगी चढ़ जाना और आराम से आ जाना, मैं भी तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ, मिलेंगे और मस्त अपन एंजॉय करेंगे। सारी चीज़ें जो गांव में हुई थी ना वो सब कुछ अमन को बता देता है और प्लेटफॉर्म में जो भी भूतिया था सब कुछ बता देता है। अमन बोलता है काम कर, तू वेट कर और ट्रेन आते ही चढ़ जाना, जो भी सामान वामान है लेके चढ़ जाना। तो ऐसे ही करता है। शिबू चुपचाप बैठा है स्टेशन में, बैठे बैठे वेट कर रहा है, करते करते 1 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जो पंखा की हवा थी ना, धीरे 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 पंखा जो चल रही थी हिल हिल के, उस हवा की वजह से इसको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, क्योंकि बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल सन्नाटा स्टेशन दिखाई दे रहा है और वहाँ पे कोई भी एक इंसान क्या कुत्ता तक नज़र नहीं आ रहा है।
और वो धीरे धीरे पंखे की जो आवाज़ है और जो वो बोलते हैं ना कि जो ठंडापन है, उसकी नशे से उसको नींद आने लगती है। वो सोचता है कि सो जाऊंगा तो ट्रेन छूट जाएगी, बार बार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसा होता है जब नींद ज़्यादा हावी होती है तो इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो सो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि ट्रेन आई नहीं आई, कि गई, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता है। उसकी आंख खुलती है सीधे रात के 10:30 बजे। 10:30 बजे जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि अरे ट्रेन निकल तो नहीं गई यार, मैं कब से सो रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला और कोई भी इंसान स्टेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है ये, ट्रेन निकल गई तो मैं क्या करूँगा, मुझे घर जाना पड़ेगा या नहीं निकली है। उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं, निकली है नहीं निकली, उसके दिमाग में यही चलता है कि शायद नहीं निकली होगी, शायद निकल गई होगी, नहीं निकली निकल गई होगी, यही सोच रहा है। और एकदम पसीना पसीना हो रहा है, डर गया कि मैं कैसे जाऊँगा घर पर, क्या करूँगा मैं। तभी अचानक से उसे एक हॉर्न सुनाई देता है ट्रेन का, और एक लंबी सी रोशनी आते हुए उसकी तरफ दिखाई देती है। वो रोशनी जितने उसके करीब आती जाती है उतना ज़्यादा रोशनी बढ़ता जाता है। वो क्या पाता है कि उसी प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आके रुकी। वो ट्रेन देखता है शिबू तो एकदम खुशी के मारे पागल हो जाता है, सामान हड़बड़ाते हुए उठाता है और सोचता है वाओ क्या टाइम पे उठा हूँ मैं, ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगा और सीधा मुंबई जाके ही उतरूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, मुझे लगा था ट्रेन नहीं मिलेगी। खुश होता है और अपना सामान लेके ट्रेन रुकते से ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर चढ़ तो जाता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन के अंदर घुसता है और ट्रेन के अंदर का माहौल देखता है बिल्कुल दंग हो जाता है। क्या देखता है कि पूरा ट्रेन खाली सुनसान, एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे एक भी इंसान नहीं है, बिल्कुल सुनसान खाली ट्रेन एकदम बंजर से दिखाई दे रही है, कोई भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, सोचता है कि ये क्या है, कोई भी इंसान ट्रेन में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं रुकती है लेकिन दूसरे बाकी प्लेटफॉर्म तो रुकती है और ये फेमस ट्रेन है, इसमें कोई भी इंसान नहीं हो। वो डर जाता है, एक कोने में जाके जो एक सीट थी वहाँ पे बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है, मैं कहीं सच में कोई भूतिया ट्रेन में तो नहीं चढ़ गया हूँ। जैसा कि श्यामलाल मुझे बता रहा था कि वहाँ पे भूतिया ट्रेन भी चलती है जिसमें कोई भी इंसान नहीं रहता है, और एक बार कोई भी उस इंसान एंटर कर लिया ट्रेन में तो वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और जैसा कि मैंने इस स्टेशन पे एंटर करने से पहले बहुत सारे पोस्टर देखे थे गुमशुदा लोगों के, जो भी लड़कों के पोस्टर थे वो सिर्फ 25 साल के अंदर के लड़कों के पोस्टर थे, और मेरी उम्र भी सिर्फ 25 साल ही हो रही है, तो मैं कहीं भूतिया ट्रेन में तो नहीं चढ़ गया हूँ। वो बहुत डर जाता है और रोने वाला ही होता है। तभी अचानक से उसे अपने जस्ट एकदम सामने एक लाल साड़ी में औरत दिखाई देती है। उस औरत को देख के ये और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जैसा कि श्यामलाल ने बताया था कि यहाँ पर लाल साड़ी में एक भूतिया औरत घूमती है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। वो इतना डर जाता है कि वो अपने आँख को ऐसे ऐसे करके छुपा लेता है अपने मुंह को और सोचता है मैं सो जाता हूँ, भूतिया ट्रेन है नहीं है, क्या है वो चुड़ैल है क्या है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं सो जाता हूँ। अपने मुंह को छुपा के सोने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अचानक सा फील होता है कोई तो चल के मेरे पास आ रहा है, उसके कदमों की आवाज़ हो रही है, कोई तो आ रहा है। जहाँ पे जिस सीट पे वो बैठा था ना ट्रेन में, वहीं पे उसके बाजू में कोई बैठता है तो प्रेशर आता है और हिलता ही है सीट। बैठा कोई, और जब उसको ऐसा फील हुआ कोई बैठा, वो ना चाह के भी अपना जो ऐसे मुंह ढक के रखा था उसको ऐसे धीरे 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 करके हटाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब ऐसे धीरे से देखा बाजू में, उसको अपने बाजू में वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वो सोचता है कि इस औरत की शक्ल तो देखो, भूत है भी कि कोई औरत है समझ में नहीं आ रहा है। उस औरत की शक्ल जैसे ही वो देखता है ना, वो देख के चीख पड़ता है, क्योंकि उस औरत की शक्ल थी ही इतनी ज़्यादा भयानक। उस औरत की शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई, उस औरत के जो हाथ थे ना ऐसे कट के लटक जाते हैं ना, इस टाइप दिखाई दे रहे हैं। उस औरत के पैर भी उल्टे हैं और औरत उसको देख के बहुत ही गंदी तरह से स्माइल कर रही है। उस औरत की स्माइल जब देखता है ना, ये चीखता है और चीख के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। वहाँ से वो भाग रहा है। जैसे ही वो
वहां पे गेट पे पहुंचता है, ट्रेन के गेट पे, वहां से कूदने की कोशिश करता ही है चलती ट्रेन से, तभी वो अचानक से उसको एक झटका महसूस होता है और उसको कोई झटके से अंदर खींचता है, झटके से अंदर खींचता है और उसके बाद वो वहीं पे गायब हो जाता है। उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं पता कि शिबू कहाँ, कैसे, कब गायब हुआ और उस रात के बाद शिबू कहीं मिला क्यों नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, ये अमन ने ही मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। उसने ये जो भी कहानी बताया है, जो श्यामलाल ने शिबू को बताया था, शिबू ने अमन को बताया था, वो उसने बताया है कि हो सकता है शायद उसी औरत ने शिबू को भी ट्रेन से गायब किया होगा, जैसे इतने सारे लोगों को गायब किया था, जो गुमशुदा लोगों की पोस्टर लगी हुई थी वहाँ पे स्टेशन पे। मतलब सोचो कि कितना ज़्यादा खौफनाक स्टेशन है वो। अभी भी वो स्टेशन बना था 1970 के करीब बना तो स्टेशन थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तक वहां पे कोई भी ट्रेन रात के 12 बजे के बाद रुकती नहीं है। अगर कोई ट्रेन रुकी, उस ट्रेन में कोई चढ़ा, उसके बाद वो इंसान इस दुनिया में कभी भी वापस लौट के नहीं आता। मतलब सोचो क्या क्या नहीं होता इस दुनिया में, क्या क्या नहीं हो जाता है, किसी के साथ कुछ भी घट जाता है, किसी के साथ कुछ भी घट जाता है। काश शिबू नहीं गया होता वो छोटे से गांव में फार्मिंग करने के लिए, काश अपने घर वालों की बात मान लिया होता, अपना इंजीनियर वाला जॉब कर रहा होता, काश मुंबई में होता, आज वो जिंदा होता। शिबू के घर वाले, इकलौता लड़का था उनका, उसके घर वाले आज भी रो रो के पागल हो गए हैं, अभी भी सोचते हैं कि हमारा बेटा क्यों वापस नहीं आया। अमन ने खैर बताया भी उसके घर वालों को शिबू के साथ ये घटना घट गई होगी क्योंकि उस गांव में गया हुआ था, लेकिन उसके घर वाले ये बात नहीं मानते हैं। उसके घर वालों को लगता है, शिबू घर वालों को, कि वो इंडिया से बाहर है और कभी ना कभी हमारे पास लौट के जरूर आएगा। उस उम्मीद में उसके घर वाले आज भी बैठे हैं। मतलब सोचो, भगवान ना करे यार, सही में भगवान ना करे किसी के साथ कभी ऐसी कोई घटना घटे। अभी क्या बोलूँ मैं, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसे ही खौफनाक वीडियो डालो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।